हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। ये जो डिस्कशन रहेगा ये उत्तराखंड के नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट हो चुका है उसकी काउंसलिंग से रिलेटेड रहने वाला है। तो अभी जो है आपका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है 2 दिन पहले, एंड 3-4 दिन बाद इसकी काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी थी लगभग 15 डेज पहले, तो आई होप आपने वो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो डॉक्यूमेंट्स वाली वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। यही सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने उस वीडियो में बताई है, बट ज्यादा डिटेल में बताई है। ठीक है, तो वो वीडियो का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, उसको एक बार अभी जाकर जरूर देख लेना इस वीडियो के खत्म होने के बाद। और इस वीडियो में मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूं, लाइक वो एक टिप्स की तरह आपके लिए काम कर सकते हैं, सो दैट कि आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाए मतलब एडमिशन प्रोसेस जो है। ठीक है, तो ये सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उस वीडियो में भी, तो चाहो तो इसका यहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन उस वीडियो में मैंने काफी ज्यादा डिटेल में सारी चीजें बताई हुई है, तो प्लीज उसको एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो चाहे बीएससी नर्सिंग का एडमिशन हो, बीएससी पैरामेडिकल का हो, एएनएम का हो या फिर जीएनएम का हो, तो सभी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स कॉमन है। ठीक है, तो सभी को यही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। और दूसरी चीज ये है कि बीएससी पैरामेडिकल और एएनएम और जीएनएम का अभी मैंने एनालिसिस नहीं करा। मोस्ट प्रोबेबली मैं कल तक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी, तो आप उसकी टेंशन मत लो, कल तक मोस्ट प्रोबेबली मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, लाइक कुछ कैंडिडेट्स के काफी ज्यादा डाउट हैं डोमिसाइल को लेके। ठीक है, तो डोमिसाइल का मतलब जो आपका बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट होता है स्टेट के लिए, या फिर आप उसे हिंदी में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बोलते हो। ठीक है, जो कि ये बताता है कि आप किसी एक राज्य के स्थायी निवासी हो। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग डाउट है। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर मान लो आपने जो डोमिसाइल वाला जो ऑप्शन है अगर वो नो करा था अपने फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वहां पर जो है देखो वहां पर यस या नो का ऐसा ही ऑप्शन आ रहा था। ठीक है, बट ये है कि जो इन्होंने अपना क्या बोलते हैं, जो इन्होंने एग्जाम का जो एंट्रेंस एग्जाम का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज करा था, तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि मान लो अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है तो आप जो है गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप सिर्फ प्राइवेट सीट पर ही एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि प्राइवेट कॉलेज में ही आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन दूसरी कंडीशन वहां पर एक और उन्होंने लिखी हुई है कि अगर आपका क्लास 10th और क्लास 12th जो है वो अगर आपने उत्तराखंड से ही किया है, उत्तराखंड बोर्ड की बात नहीं कर रहा, उत्तराखंड के किसी भी स्कूल किसी भी बोर्ड से किया हो, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड से किया हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से किया हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड से किया हो, या फिर किसी अदर स्टेट के मतलब अदर स्टेट नहीं, किसी अदर बोर्ड से किया हो, लेकिन वो जो स्कूल जो आपका था मतलब 10th जहां से की और जो आपने 12th जहां से की, वो दोनों ही स्कूल जो है मतलब अगर वो अलग अलग हैं तो वो उत्तराखंड में ही होने चाहिए। ठीक है, या फिर वो अगर सेम है तब भी वो उत्तराखंड में ही होने चाहिए, तो उस केस में भी आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। और तीसरे केस उसमें तीसरी कंडीशन ये भी लिखी है इंफॉर्मेशन ब्रोशर में कि मान लो अगर आपने 10th-12th भी नहीं उत्तराखंड से किया है, आपका उत्तराखंड का डोमिसाइल भी नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में यहां पर काम कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो उस केस में भी आप गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, तो अब देखो जब आपने फॉर्म फिल करा था तो वहां पर आपसे सिंपल ये पूछा गया था कि आपके पास डोमिसाइल है या नहीं है। तो जिसने यस करा था उसमें फिर उसने डोमिसाइल का नंबर मांगा था। ठीक है, फॉर्म में डोमिसाइल का नंबर मांगा गया था और आपने वो एंटर कर दिया था। अब मान लो कि आपके पास डोमिसाइल नहीं था, लेकिन आपने जो 10th और 12th है वो आपने उत्तराखंड से किया है, तो आपने जो है मोस्ट प्रोबेबली उसमें नो का ऑप्शन ही टिक लगाया होगा। ठीक है, तो अब इस केस में आगे क्या होगा कि आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो भी केस है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है ना, क्योंकि क्या है कि काउंसलिंग में जब ऐसा है कि काउंसलिंग में जब आपके पास चॉइस फिलिंग वगैरह का ऑप्शन आएगा तो उसमें फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर पाओगे, लेकिन आपकी कंडीशन कोई भी एक फुलफिल होने चाहिए, या तो आपने 10th और 12th जो है वो उत्तराखंड से किया हो, या फिर जो है आपके पेरेंट्स किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में वर्क कर रहे हैं, या सपोज स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में वर्क कर रहे हैं यहाँ उत्तराखंड में, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्विस में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज है। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर और भी कुछ डाउट हो तो वेबसाइट पे जो यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर है उस पर प्लीज एक बार अभी से कांटेक्ट करके पूछ लेना
जो भी आपका डाउट हो इस चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया कि कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, बट मेरे को ये इन्फॉर्मेशन अभी तक अच्छे से क्लियर नहीं है कि जैसे उन्होंने यस या नो का ऑप्शन पूछा था, तो अगर आपने नो कर दिया तो काउंसलिंग में ऐसा ना हो कि वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट ही ना दें चॉइस फिलिंग के टाइम पे सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये चीज लिखी है कि 10th और 12th जिसने किया है उत्तराखंड से वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल होगा। तो वो जब काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा और कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसने नो किया होगा, अगर उसके में ये सब चीजें दिखा रहा होगा, गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट दिखा रहा होगा, तभी वो डाउट क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज आपका कुछ भी ऐसा इशू है तो प्लीज हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना यूनिवर्सिटी के। HNBU की वेबसाइट पे जाओगे, कॉन्टेक्ट अस वाला सेक्शन कहीं ना कहीं होगा पेज पर, वहां से जो भी हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके एक बार पूछ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज की जो मैं आपको अलग से बता रहा हूं। तो आधार कार्ड जो आप लेकर जाओगे तो कोशिश ये करना कि आधार कार्ड में जो आपका नाम वगैरह लिखा है, नाम और जो डेट ऑफ बर्थ और जो फादर्स नेम लिखा होता है, उसकी जो स्पेलिंग वगैरह है वो आपकी 10th की मार्कशीट से मैच कर रही हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर ऐसा नहीं है तो इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी फ्यूचर के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जैसे मान लो कुछ भी गड़बड़ है तो आप उसको चेंज करवा लो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आगे भी अगर आप कहीं पर किसी एग्जाम में अपीयर होते हो या कुछ भी ऐसा ऑफिशियल काम करते हो तो आधार कार्ड की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो किसी के भी आधार कार्ड में अगर खुद के नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ या फिर फादर के नेम की स्पेलिंग गलत है तो नियर बाई जो भी आपका वो CSC सेंटर होता है आधार का, जो मतलब क्या बोलते हैं मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो वहां से जाके प्लीज आप उसको जरूर करवा लो। ठीक है, अभी इतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा एडमिशन के टाइम पे अगर ऐसा कुछ गड़बड़ है भी, लेकिन फ्यूचर के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसको करवा के रख लेना। ठीक है, और बाकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, इसके बीच का मैं डिफरेंस ऑलरेडी उस वीडियो में बता चुका हूं, तो वो वीडियो का जो लिंक है कमेंट सेक्शन में उसको जाकर एक बार देख लेना। ठीक है, और एक और चीज जो है वो मैं और कैटेगरी सर्टिफिकेट, भाई देखो जिसने फॉर्म में जो कैटेगरी सेलेक्ट करी है उसका सर्टिफिकेट लगेगा, जनरल कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता। बाकी जितनी भी कैटेगरी बचती हैं, चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, या फिर PWD कैटेगरी हो, या PH कैटेगरी जिसे हम बोलते हैं फिजिकली हैंडीकैप, या फिर क्या बोलते हैं मतलब जो और भी अदर कैटेगरीज हैं, जो सब कैटेगरीज उसमें दी गई हैं, जैसे DPW हो गया किसी का अगर है तो, या ऑर्फन हो गया, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास तैयार रहना चाहिए काउंसलिंग से पहले। तो जिसके सर्टिफिकेट में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है या फिर किसी ने अभी तक नहीं बनाया तो भाई बना के रख लो, वो चाहिए होगा, उसके बिना एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट था कि मैंने कैटेगरी फॉर्म में ये वाली फिल कर दी, ये फिल नहीं करी, अब मेरे पास इसका सर्टिफिकेट है तो क्या वो काउंसलिंग में चेंज हो जाएगी। तो देखो अभी तक पिछले साल तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और मुझे लगता भी नहीं कि इस साल भी होगा, क्योंकि फॉर्म में जो एक बार कैटेगरी आपकी फिल हो जाती है वही कैटेगरी फिर एंड तक रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो पाता। ठीक है, तो भाई कोई भी फॉर्म फिल करा करो, प्लीज फॉर्म को ध्यान से मतलब आंखें खोल के फिल करा करो, उसको आंखें बंद करके फिल नहीं करना होता। कि आपकी EWS कैटेगरी है तो आपको अभी याद आ रहा है क्योंकि EWS में क्या है, ज्यादा रैंक तक सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो भाई ये है, जो भी कैटेगरी आपके पास हो सकती है या जिसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो उसको प्लीज फॉर्म में मेंशन करा करो और उसका सर्टिफिकेट अपने पास तैयार रखा करो। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना लॉजिक ये बना रखा है कि EWS में कम सीटें होती हैं तो हम जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे क्योंकि जनरल कैटेगरी में ज्यादा सीटें हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा दिमाग लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि मुझे लगता नहीं है कि ऐसा आपको सोचना चाहिए। ठीक है, कोई भी कैटेगरी आपके पास है तो प्लीज उसके रिजर्वेशन का बेनिफिट लो, उससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, जो मैंने कट ऑफ पर वीडियो डाली थी उसमें अगर फर्स्ट राउंड में देखोगे तो सबसे ज्यादा ऊपर रैंक तक जो सीट मिलेगी वो EWS कैटेगरी में ही मिलेगी। ठीक है, होता क्या है कि EWS की जो सीट्स हैं वो इजीली मिल जाती है क्योंकि उसके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं। तो EWS का अगर रिजर्वेशन आपको मिल सकता है ना तो प्लीज भाई उसका यूज करा करो। ऐसे मत सोचा करो कि जनरल में सीटें ज्यादा हैं तो EWS में कम है तो हम जनरल से काउंसलिंग करवाएंगे तो सीटें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसा होता तो SC और ST और OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो लोग भी ये सेम चीज सोच रहे होते और SC ST के कैंडिडेट भी बोलते कि भाई नहीं, हम SC ST से काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, हम SC ST फॉर्म में फिल नहीं करेंगे, हम जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर देंगे।
ठीक है। तो भाई वो भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें उस कैटेगरी का बेनिफिट मिल रहा है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल कैटेगरी है, तो अगर आप उसका बेनिफिट ले सकते हो तो प्लीज जरूर लिया करो, ठीक है। तो ये हो गया अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, बिल्कुल प्रॉपर तैयार रखना। और बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो आपको जो फीस वहां पर पे करनी होती है जिस भी कोर्स के लिए करोगे, जैसे एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, बीएससी पैरामेडिकल हो गया, तो वो जो आपको फीस पे करनी होती है वो बैंक ड्राफ्ट के फॉर्म में करनी होती है। मतलब ऐसे नहीं कि वहां पे आप कैश निकाल के दे दो, ठीक है। आपको क्या है, बैंक से एक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। ड्राफ्ट किसके नाम पर बनेगा वो वहां पर डिटेल आपको दी जाएगी या पता लग जाएगी कि किसके नाम पर बनेगा। तो उसके नाम पर जो भी मतलब क्या बोलते हैं फॉर्म है या फिर जो भी मतलब उसको रिसीव करने की अथॉरिटी है उसके नाम पर बनता है, और वहां पर अमाउंट भी उसका लिखवाना पड़ता है। मान लो कि जैसे 12,360 रुपए, तो उस तरीके से होगा कि इतने का आपको ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। तो वो ड्राफ्ट की फॉर्म में ही आपकी फीस जमा होगी। तो यहां पर मेरी तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए एक टिप है कि जब काउंसलिंग का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद आपको जो भी टाइम मिलता है 4 से 5 दिन का, 4 से 6 दिन का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए, क्योंकि कॉलेज में आपको जाना होगा सभी डॉक्यूमेंट लेके, और डॉक्यूमेंट के साथ आपको बैंक ड्राफ्ट लेके जाना होगा, ठीक है। तो और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपकी उसकी 2-2 फोटोकॉपी जरूर करवा लेना, ठीक है। तो वो जो बैंक ड्राफ्ट बनेगा तो क्या करना कि जैसे आप, ऐसा तो है नहीं कि कल से एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, आज रिजल्ट आया तो अगले दिन से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप अगले दिन पहुंच जाओगे। आप क्या करना, एक दिन का वेट करना। तो हो सकता है नेक्स्ट डे जो लोकल कैंडिडेट्स होते हैं, मान लो कि हल्द्वानी वाला कॉलेज किसी को मिला है, तो हो सकता है कि हल्द्वानी में रहने वाला जो कैंडिडेट है कोई, तो वो नेक्स्ट डे जाकर ही अपना एडमिशन करवा लेगा। तो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है वहां जाके आप डिस्कस कर लेना कि वहां पर कौन कौन से जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स तो देखो मैंने सारे बता ही दिए फिर भी, ठीक है। और दूसरी चीज उनसे ये पूछ लेना कि ड्राफ्ट कितने का बनना है और किसके नाम पर बनना है। तो ये सब चीजें आप ग्रुप में किसी से भी पूछ सकते हो जिसने अपना एडमिशन ऑलरेडी वहां पर जाकर करवा लिया होगा। तो लोकल कैंडिडेट के लिए आसान होता है, लेकिन बाहर से अगर आप आ रहे हो तो आप जो है अपना ड्राफ्ट अपने लोकल सिटी के किसी भी बैंक से बना के ले आओगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप कॉलेज जाओगे और वहां पर फिर ड्राफ्ट वगैरह बनवाने का प्रोसेस अगर आप करोगे तो आप मान के चलो कि ड्राफ्ट बनाने में 2 से 3 घंटे का टाइम जो है कम से कम लग जाता है, ठीक है। और मान लो कि अगर आप वहां जाके, मतलब जहां पर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां जाके अगर आप ड्राफ्ट बनाने वाले हो, तो एक चीज ध्यान रखना कि अपने साथ आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, मतलब आपके पापा का, आपका मम्मी का, किसी का भी हो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आपका खुद का हो, तो उस बैंक अकाउंट का जो चेकबुक है वो अपने साथ जरूर ले जाना। और जो आपका कैश होगा या तो कैश अपने साथ ले जा सकते हो या फिर उसको अपने किसी भी अकाउंट में रख के उसका जो भी एटीएम कार्ड होता है वो अपने साथ लेके जा सकते हो, फिर आपका ड्राफ्ट वहां पर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाहर अगर आप किसी सिटी में जा रहे हो तो वो लोग बिना चेकबुक के जो है आपका ड्राफ्ट नहीं बनाते, सिर्फ कैश के बेसिस पे। वो ये बोलते हैं कि आपका जो भी अकाउंट है किसी भी बैंक में, मान लो आपके एरिया में जो भी पीएनबी बैंक है, तो अगर आपका उसमें अकाउंट होगा तो आप क्या करोगे, पीएनबी बैंक में जाओगे वहां पर जहां पर आपका कॉलेज अलॉट हुआ है, और वहां पे जाके क्या करोगे, आप अपना ड्राफ्ट बनवा लोगे, लेकिन आपको चेकबुक चाहिए होगी। तो चेकबुक जरूर लेके जाना जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उस बैंक के, ठीक है। और थोड़ा ठीक ठाक लेवल का बैंक होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपके ही गांव में या शहर में हो और बाहर जाके आपको ना मिले। मतलब ऐसे टाइप का बैंक होना चाहिए जो आपको लगे कि भाई ये हर जगह अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसे पीएनबी हो गया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इस टाइप के जो पॉपुलर बैंक है, ठीक है। तो उसी की चेकबुक और अपनी पासबुक भी ले जाना उसकी, और डेबिट कार्ड भी ले जाना, ठीक है। तो फिर आपका वहां पर बन जाएगा। बाकी आप अपने घर से भी, या जो आपके घर के पास वाला जो भी कोई बैंक है, आपके सिटी में बैंक है, तो आप वहां से भी ड्राफ्ट बना के ले जा सकते हो। तभी मैं बोल रहा हूँ कि 1-2 दिन का वेट करना, सो दैट कि पहले वहां पर कोई कॉलेज में जाके एडमिशन करवा ले, तो उससे आप डिटेल पूछ सकते हो कि ड्राफ्ट कितने अमाउंट का बनना है और किसके नाम पर बनना है। तो वो काम अगर आप अपने घर से कर लोगे तो आपका जो 2 से 3 घंटे वाला टाइम है वो वहां पर बच जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको बाद में पता लगेगी, ठीक है। तो ये था बैंक ड्राफ्ट से रिलेटेड। और बाकी फिटनेस सर्टिफिकेट जो है अपने आसपास जो भी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहां से बनवा लेना। 150 रुपए लगते हैं शायद, ठीक है। 150 रुपए इसकी लीगल फीस है, तो वो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। उनको बोल देना कि मेरा इस कॉलेज में जो एडमिशन हो गया है। तो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको कब बनाना है, जब आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। मतलब
काउंसलिंग का जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको पास अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो अलॉटमेंट लेटर जब आप डाउनलोड करोगे वो उनको दिखाओगे कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है, तो मुझे इसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको पूरा प्रोसेस हॉस्पिटल में बता देंगे। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। बाकी यहाँ पर जो सेकंड लास्ट लिखा है ना, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये आपको वहीं जाके बनाना पड़ेगा। ठीक है, और मतलब ये बनाने को तो अपने इधर घर से भी बना सकते हो, जो भी आपकी नियर बाई तहसील है, लेकिन उसका फॉर्मेट वगैरह जो है वो कॉलेज वाले अपनी तरफ से देते हैं, तो वो वहीं जाके बन जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपको पहले से नहीं बना के रखना है घर से, वो जब आप कॉलेज में जाओगे वो आपको फॉर्मेट देंगे और बता भी देंगे कि ये कहाँ से बनेगा, तो आप वहाँ से जाके बना लेना। ठीक है, बाकी फीस वगैरह के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूंगा कि कितना अमाउंट आपको अपने साथ लेकर जाना है एडमिशन के लिए। अभी 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दी है सारी चीज़ें, जिस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े अगर ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से प्रिपेयर होंगे। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट्स होते हैं बस क्या करेंगे, अलॉटमेंट लेटर लेके और डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाएंगे, बट उन्हें ये नहीं पता कि हमें कुछ और भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि बैंक ड्राफ्ट बनाना है आपको, फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो और गैप सर्टिफिकेट जिसका गैप होगा उनका बनेगा, ये भी तहसील से बन जाता है। तो वो जब वीडियो देख लोगे दूसरी वाली तो उसमें समझ आ जाएगा, गैप सर्टिफिकेट के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, और कोई डाउट हो तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर लेना, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट इसके रिगार्डिंग और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।